सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पांडिचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पांडिचेरी में सड़क के दोनों तरफ खड़े बीजेपी AINRC के कार्यकर्ता और जनता ने फूल बरसाकर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में आपके डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है। राघव चड्ढा की ये जिम्मेदारी अब अशोक मित्तल को दी गई है। इसको लेकर राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। हाल ही में पार्टी द्वारा उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है। राघव चड्ढा की ये जिम्मेदारी अब सांसद अशोक मित्तल को दी गई है, जिसके बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आम आदमी के मुद्दों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। अब पार्टी उन्हें इन मुद्दों को उठाने से रोक रही है। ये मेरे समझ से परे है कि आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी आखिर क्यों जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की ओर से संसद में निर्देश दिए गए हैं कि मुझे सवाल उठाने का मौका ना दिया जाए और बोलने से रोका जाए। राघव चड्ढा के अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो घूसखोर होगा वही पार्टी में रुकेगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर वहां से बाहर आ ही रहे हो तो जो सच है ना वो जनता को बताओ। अपना पर्सनल पीड़ा बताने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली में जो लूटा गया शराब का जो गंदा खेल खेला गया उसके बारे में बताओ। पंजाब में जो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ सेटिंग करी आम आदमी पार्टी ने उसके बारे में बताओ। जो पंजाब में ड्रग्स का भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है, उसके बारे में बताओ। जनता का जो पीड़ा है उसको अगर आप उठाएंगे, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है, तो मैं तो ये अपील करूंगा कि अगर सच आपको दिख गया है, वहाँ की गंदगी आपको समझ आ गई है, तो बाहर जब आओ तो अब जनता के मुद्दों पर बात करो। दिल्ली और पंजाब के साथ जो छल किया गया था उसके बारे में बात करो। देखो, ये तो दिख ही रहा था। मैं एक बात आपको जरूर कहूँ भी, जो आम आदमी पार्टी है वो यूज एंड थ्रो करते हैं। जितनी देर उन्होंने केजरीवाल, क्योंकि वन मैन शो है और तो कोई है ही नहीं, जितनी देर किसी की जरूरत जहाँ जितनी देर वो जरूरत समझे। और मैं एक बात कहूँ आपको, आम आदमी पार्टी ना जैसे दिल्ली में नहीं रही, ना आदमी पार्टी आप देख लेना। मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आप देख लेना धीरे धीरे धीरे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे कोई और सभा हो, किसी में एक आधे को छोड़ के कोई भी आम आदमी में केजरीवाल की यहां आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे पार्टी का फैसला बताया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ये पार्टी तय करती है कि कौन लीडर होगा कौन नहीं। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसा एक तो कोई बड़ा निर्णय नहीं था। पार्टी के लिए तो बहुत ही जो है एक तरह से ये निर्णय होते ही रहते हैं। जैसे आपने खुद ही माना कि पहले मैं 6 साल इसका लीडर था और फिर राघव चड्ढा जब से आए पंजाब से बन के, तो मैंने कहा भाई जिम्मेवारी आप लो अब। तो वो जिम्मेवारी और मेरे को फिर पार्टी ने चीफ बना दिया। तो वो तो हमारे यहाँ क्या है, अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं ताकि जिम्मेवारियाँ तो और फिर किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। चलो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो पार्टी का फैसला है। सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा की वीडियो वायरल होने के बाद काफी घमासान मचा हुआ है। पार्टी के भीतर ये घटनाक्रम पार्टी के आंतरिक मतभेदों को सामने ला रहा है। वहीं दिल्ली की जनता अब अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी और तानाशाह बता रही है।
पंजाब के अमृतसर में राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा उपनेता के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पार्टी ने अशोक मित्तल को इस पद की जिम्मेदारी दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी अपनी पार्टी के नेता सिर्फ यूज एंड थ्रो हैं। चाहे राघव चड्ढा हो, कुमार विश्वास, किरण बेदी या प्रशांत भूषण, जिसने भी लोकतंत्र की बात की या रचनात्मक मुद्दे उठाए, उसे अरविंद केजरीवाल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा कि एक लंबी श्रृंखला है। जो लोग अन्ना हजारे मूवमेंट में जुड़े थे और बदलाव की राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल के पीछे लगे थे, आज वो सभी अरविंद केजरीवाल के घिनौना चेहरा जो सामने आया है, जो दोहरा चेहरा सामने आया है, वो सभी उनके सामने खड़े। कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, आशुतोष, एक लंबी श्रृंखला है। पंजाब के अंदर घुग्गी जी, एक लंबी श्रृंखला है। HS फूलका, जो लोग आम आदमी पार्टी की असली चेहरा सामने आने के बाद, और वो चेहरा है लोकतंत्र के विरोध का चेहरा, भारत के संविधान के विरोध का चेहरा, वो चेहरा है राष्ट्रीय शक्तियों के विरोध का चेहरा, वो चेहरा है लूट खसूट, भ्रष्टाचार, जालसाजी, रंगदारी और उग्राही खोरी करके लूट का चेहरा। जो कल तक कहते थे कि रेड कारपेट नहीं बिछेगा, लाल बत्ती नहीं चलेगी, आज उनको जेल में भी रेड कारपेट चाहिए। आज विपासना करने आते हैं, वहां भी गाड़ियों का काफिला चाहिए। और हालात ये हैं कि पंजाब का जहाज लेकर गोवा जाया जा रहा है, गुजरात जाया जा रहा है, पंजाब का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। शीश महल 1 और या शीश महल 2, ये पब्लिक मनी की बर्बादी की दास्ता बता रहा है। 18.88 करोड़ रुपए का इंटीरियर। अरविंद केजरीवाल साहब, ये आपका चेहरा बताता है और आपका रिकॉर्ड बताता है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी पार्टी के नेता केवल यूज एंड थ्रो है। वो बात राघव चड्ढा की हो, वो बात राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास की हो, वो बात किरण बेदी की हो, या वो बात प्रशांत भूषण की हो, जिसने भी लोकतंत्र की बात की, जिसने भी सकारात्मक बात की, अरविंद केजरीवाल जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों और कुछ राज्यों में असंतुलित जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए चिंताजनक बताया है। सांसद ने कहा कि पिछले 65 साल में हिंदू आबादी में 8% की कमी और मुस्लिम आबादी में 43% की वृद्धि हुई है। कुछ राज्यों और 100 से अधिक सीमावर्ती जिलों में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो गए हैं। हिंदू समाज की प्रजनन दर 1.9% रह गई है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण के मानक 2.1% से कम है। Now special mentions Dr. दिनेश शर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वह है देश में बढ़ता जनसंख्यीय असंतुलन। यह समस्या केवल बढ़ती जनसंख्या की नहीं, बल्कि उसके क्षेत्रीय वितरण और धार्मिक संरचना में आ रहे व्यापक बदलाव की है। जब किसी समाज की बहुसंख्यक आबादी अपनी ही भूमि के महत्वपूर्ण हिस्सों में अल्पसंख्यक होने लगती है, तो वहां की सामाजिक समरसता खंडित होती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की समस्या के आने का संकेत देता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाला जनसंख्याकीय परिवर्तन गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही अगले कुछ दशकों में बच्चों की जनसंख्या की तुलना में वृद्ध जनसंख्या अधिक होगी। पिछले 65 सालों में भारत में हिंदू आबादी में लगभग 8% की कमी आई, वहीं मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी। हिंदू समाज की कुल प्रजनन दर TFR गिरकर 1.9 हो गई, तो जो जनसंख्या स्थिरीकरण के आवश्यक 2.1 के मानक के नीचे पहुंच गई। लगभग 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। कई राज्यों और लगभग 102 से अधिक जिलों में हिंदू अब अल्पसंख्यक है।
महोदय, इस अस्तित्व संकट के निवारण के मेरे कुछ सुझाव हैं। समान जनसंख्या नीति लागू की जानी चाहिए। अवैध घुसपैठ, जबरन या प्रलोभन से होने वाले धर्म परिवर्तन और फर्जी विवाह प्रवृत्तियों पर कठोर कार्रवाई हो। हिंदू समाज में बढ़ती एकाकी परिवार की प्रवृत्ति और एक बच्चा मानदंड के जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय संसाधन योजना को इन डेमोग्राफिक वास्तविकताओं से वैज्ञानिक ढंग से जोड़ा जाए और उन 102 जिलों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक बन रहे हैं उन्हें भी अल्पसंख्यकों के समान ही विशेषाधिकार प्रदान किया जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को असम के चुनावी रण में उतरे हैं। एनडीए उम्मीदवार दीपक कुमार दास के पक्ष में बारपेटा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और यूडीएफ पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई है, जबकि यूडीएफ को भी बंगाल की खाड़ी में फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने असम वासियों से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया और कहा कि घुसपैठियों को बाहर करना है और असम की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से डबल इंजन की सरकार है और 9 वर्ष में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ है। एक भी दंगा नहीं, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त, कोई माफिया नहीं। विकास कार्य धड़ल्ले से डबल इंजन की सरकार बुलेट स्पीड पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, तो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर एक गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, भरपूर बिजली उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम का लाभ दिलाने का कार्यक्रम हो, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्यक्रम। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक स्पेशल पैकेज देकर के सम्मानजनक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य, ये केवल और केवल बीजेपी और एनडीए की सरकार ही इसको कर सकती है। कांग्रेस और यूडीएफ के पास इस प्रकार का न विजन है न कार्य करने की कार्य क्षमता। इन्हें तो तुष्टीकरण की नीति का पालन करके केवल भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का ये कार्य कर रहे हैं और इन्हें सेंध लगाने की छूट नहीं देनी है। इस विश्वास के साथ आज आपके असम में इस बरपेटा में एनडीए के प्रत्याशी श्री दीपक कुमार दास के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ के पिलखुआ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई की है। कार्रवाई से भड़के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और जिला प्रशासन के साथ उनकी जमकर नोकझोंक भी हुई। भारतीय किसान टिकैत का यह कार्यालय 7 सालों से हाईवे पर था। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। यह घटना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड नेशनल हाईवे के छिजारसी टोल प्लाजा के पास की है। चौधरी जिला उपाध्यक्ष भारतीय टिकैत जिला ऑफिस हमारा यहाँ कार्यालय बना हुआ था 2019 से। आज प्रशासन ने क्या भेदभावना निकालते हुए हमारे भारतीय किसान टिकैत का कार्यालय तोड़ दिया। चौधरी महेंद्र टिकैत की मूर्ति थी वो तोड़ दी, चौधरी चरण प्रधानमंत्री की मूर्ति थी वो तोड़ दी, तस्वीर लगी थी सब क्षतिग्रस्त कर दिया और प्रशासन पूरा दबाव बना रहा है यहाँ से हटाने के लिए। हमें जो इनके अतिक्रमण से गंदारी है वो लोकल राजनीति और हमारे प्रति इनके द्वेष भावना की गंदारी है। किसी न किसी साजिश के तहत पैसे के बल पे किसी न किसी बल पे इन्होंने हमारा ये कार्यालय क्षतिग्रस्त करा, जिसके लिए आज हम पूरा संगठन इकट्ठा हो रहा है और यहाँ अनिश्चितकाल धरना चला जाएगा जब तक हमारा कार्यालय पुनः स्थापित नहीं होगा।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यादव ने जनता से अपील की है कि वे सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस आवाज को दबाने का काम करेंगे और हर सीमा लांघ जाएंगे। एक समय हम लोगों ने देखा था डायल 100 की बेटियों ने भी जब आंदोलन किया था, कुछ ही पैसों की सैलरी बढ़ाने के लिए इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उनकी। और इसी तरह फिर बेटियां सड़कों पर हैं, उन्होंने जो जो कहा, जो सुनने को मिला है, यही सनातनी सरकार जो हमारी महिलाओं को अपमानित कर रही है। हम अपील करते हैं आदि आबादी को, पीडीए के लोगों को, क्योंकि ए फॉर आदि आबादी भी है, कि इस सरकार के खिलाफ एकजुट हों और मदद करें। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने सिरसा अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फिर खुलने पर कहा कि पोर्टल खुला है लेकिन सही ढंग से काम भी होना चाहिए। खुलना अच्छी बात है, किसानों, मंडियों और आढ़तियों की समस्याओं को देखा जाना चाहिए। जब तक इसे नहीं समझा जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। सीजन में देखा जाता है कि किसान, मजदूर और आढ़तियों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। पोर्टल खोला है लेकिन पोर्टल दुरुस्त काम भी होना चाहिए। ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, अच्छी बात है खोल दिया है, देखो इसमें कोई वो नहीं, लेकिन जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं साथ में किसान के लिए, मंडियों के लिए, आढ़तियों के लिए, उन सारी समस्याओं को वो देख रहे हैं। एक होलिस्टिक पिक्चर होती है, जब तक उसको नहीं समझेंगे एक दो चीज, कहीं राहत, कहीं कुछ, कि चलो हम ये नहीं करते, चलो ये कर देंगे, ऐसे नहीं होता। सीजन आता है, पहले ये देखा जाए कि किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है किसान को, मजदूर को, आढ़तियों को, और सबका समन्वय बिठाकर, सबसे बातचीत करके, उनसे फीडबैक लेकर और अपने अनुभव से, कि हर साल ऐसा होता है, हर साल कुछ न कुछ दिक्कत आती है। जब मंडियों की फसल आती है, तैयार होती है, किसान इंतजार करता है, ऐसे बारिश, ओले हो जाते हैं, उसकी फसल खराब हो जाती है, फिर राहत के लिए किसान भागता दौड़ता है। अब ऐसे में अगर अपनी उपज लेकर आएगा मंडी में, वहाँ भी बारिश हो जाएगी और वो लाइन में खड़ा है बाहर, तो उसकी ना तो खरीद कोई कर पाएगा ढंग से, तो नुकसान तो उसका होगा और जो मजदूर उन पर डिपेंडेंट है उनका होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि यह जो नया वक्फ एक्ट आया है जिसका देश भर में विरोध हो रहा है, यह भारत का पहला वक्फ बोर्ड है जिसने चेयरपर्सन दरखशवा अंद्राबी के नेतृत्व में अपनी संपत्तियों को नए एक्ट के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर सबसे अधिक दर्ज कराया। इन्हें शुभकामनाएं। एक समय था जब यह नया एक्ट आया तो इसका विरोध हो रहा था, जबकि यह एक्ट वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए है। इस बात की अभी जानकारी मिली कि जो नया वक्फ एक्ट आया है जिसकी देश भर में बड़ी मुखालफतें हो रही थी, लेकिन यह भारत का पहला वक्फ बोर्ड है जिसने दरख्शा की निगरानी में, गाइडेंस में, जो सबसे अव्वल नंबर पर तमाम नए वक्फ एक्ट के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर सबसे ज्यादा अपनी जायदादों को दाखिल किया। मुबारकबाद इनके लिए, मुबारकबाद सभी के लिए। एक वक्त था कि जब नया वक्फ एक्ट आया था उसकी बड़ी मुखालफतें हो रही थी, जबकि ये जो वक्फ एक्ट है ये जो वक्फ की जायदादें हैं उनकी हिफाजत के लिए है। उनको डिजिटाइज करना, उसको सेंट्रलाइज करना, उनकी पारदर्शिता है, ये उसको बचाना है मकसद। तो आज जिस तरह से वक्फ की जायदादों को कश्मीर में बचाया जा रहा है, उनकी हिफाजत की जा रही है, ये हमारे बुजुर्गों की जायदादें हैं, ये अल्लाह की जायदादें हैं। उन अल्लाह की जायदादों की हिफाजत करना, उनकी ख्याल रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जो बखूबी हमारी दरख्शा ने किया है। मैं हजरत बल की मस्जिद में गया, वहाँ देखने के बाद जो काम देखा, उस काम को देखने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको अबू धाबी जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको टर्की की या दुनिया की किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मस्जिद मॉडल बन गई है। इस मस्जिद को देखिए, आपको बहुत खुशी होगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।